नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 1 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें दिया गया है पहला कथन G20 देशों से संबंधित नौकरशाहों की बैठक है। दूसरा कथन है यह एक अनौपचारिक बैठक है और G20 से संबद्ध नहीं है। तो इन दोनों कथनों पर अगर हम विचार करें तो यह दोनों कथन असत्य नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो B20 है पूरी तरह से यह G20 से ही संबद्ध है, क्योंकि B20 अपनी अंतिम सिफारिशें G20 प्रेसिडेंसी को ही भेजता है। और दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि आइजोल में, यानी मिजोरम की कैपिटल आइजोल में 1 से 3 मार्च के बीच में पूर्वोत्तर में निर्धारित 4 B20 इंडिया कार्यक्रमों में से दूसरे की मेजबानी आइजोल करेगा। तो B20 का मतलब क्या हुआ? बिजनेस 20, यानी वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए आधिकारिक G20 यह संवाद मंच है। तो ऐसे में दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला भी गलत हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा? टी होगा। G20 के सबसे उल्लेखनीय समूहों में से एक के रूप में B20 G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक आर्थिक व्यापार शासन पर वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं के विचारों को यह जुटाता है। तो ऐसे में यह दोनों कथन गलत है, ये नौकरशाहों से संबंधित नहीं है। तो इससे संबंधित PIB में खबर आई हुई है कि आइजोल टू होस्ट सेकेंड B20 इवेंट फ्रॉम 1 to 3 मार्च 2023। तो इसे आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। GDP निम्न में से कितने शामिल? GDP में निम्न में से कितने शामिल हैं? एक कार जो भारत में असेंबल होती है, दूसरा है स्क्रू का एक पैकेट जिसका उपयोग कार की असेंबली के लिए किया जाएगा, तीसरा है एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, चौथा है प्रोग्राम को चलाने के लिए रूस से आयात किया गया एक तैयार कंप्यूटर। तो दोस्तों, इन चारों कथनों पर विचार कीजिए, तब तक हम लोग खबर को देख लेते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों में आई हुई खबर है कि भारत सरकार ने GDP के आंकड़े जारी कर दिए, यानी वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही यानी दिसंबर तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 4.4% रही है। तो इससे पहले यानी दूसरी तिमाही में जो GDP ग्रोथ रेट थी वो 6.3% थी, यानी तिमाही के आधार पर GDP ग्रोथ रेट 1.9% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या यह जो गिरावट है इसके क्या मायने हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि GDP होती क्या है। तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश में उत्पादन की जाने वाली सभी प्रोडक्ट और सेवाओं का मूल्य होता है। इन्हें किसी के द्वारा खरीदा जाता है। इसमें रक्षा और शिक्षा में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं के मूल्य को भी जोड़ते हैं, भले ही उन्हें बाजार में नहीं बेचा जाए। यानी अगर कोई शख्स कोई प्रोडक्ट बनाकर उसे बाजार में बेचता है तो GDP में उसका योगदान गिना जाएगा। वहीं अगर वह शख्स प्रोडक्ट बनाकर उसे ना बेचे और खुद ही इस्तेमाल कर ले तो उसे GDP में नहीं गिना जाएगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कालाबाजारी और तस्करी जैसे चीजों की भी गणना GDP में नहीं होती है। तो दोस्तों, GDP से हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिखती है। अगर किसी देश की GDP बढ़ रही है मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। GDP की गणना के वक्त महंगाई पर भी नजर रखी जाती है। इससे सुनिश्चित होता है कि बढ़ोतरी असर में उत्पादन बढ़ने से हुए हैं, न कि कीमतें बढ़ने से। तो GDP बढ़ने का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और यह दिखाता है कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। तो अब ऐसे में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसमें केवल 2 कथन सत्य हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, सचेतक, जिसे विप कहते हैं। दोस्तों, विप प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कितने सत्य हैं? यह विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई थी। दूसरा है एक लाइन का विप सभी विप में सबसे सख्त होता है। इसमें सदस्यों को पार्टी लाइन के अनुसार मत देने का निर्देश दिया जाता है। तीसरा कथन है विप का उल्लंघन दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्य की अयोग्यता का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इसमें यह तीनों कथनों में अगर देखा जाए तो कौन से कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक कथन सत्य है।
यानी व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्य की अयोग्यता का कारण बन सकता है। यानी अब इसमें जैसे देखिए दोस्तों, इसमें ये तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं व्हिप होता क्या है, सचेतक होता क्या है, सचेतक की भूमिका क्या होती है। तो यह जो है आप देख सकते हैं कि यह किसी भी राजनीतिक दल का एक विशेष अधिकारी होता है जो संसद अथवा विधानसभा के बीच दल के प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। यानी संसद के भीतर राजनीतिक पार्टियां व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती हैं और इस सदस्य को मुख्य सचेतक कहते हैं और इसकी सहायता हेतु पार्टियों द्वारा अतिरिक्त सचेतक को नियुक्त किया जाता है। भारत में व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है और संसदीय भाषा में व्हिप संसद में होने वाले किसी भी मतदान में उपस्थित रहने तथा किसी विशेष तरीके से मदद में भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किए गए एक लिखित आदेश भी होता है। तो दोस्तों, सचेतक की भूमिका की बात की जाए तो पार्टी सचेतक या व्हिप सदन में अपनी पार्टी के आधिकारिक नीति के तहत अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में हिस्सा लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। और दोस्तों, अगर व्हिप का उल्लंघन होता है यानी संसद में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर संसद के सदस्य पर अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है। यदि सदन में किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्यता कार्रवाई से छूट प्राप्त होगी। तो यह जो है विदित है कि सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर यह पहला कथन तो असत्य हो गया, इसमें भी केवल एक ही कथन सत्य है। तो यहां पर देखिए तीसरा कथन दिया है कि अयोग्यता का कारण बन सकता है, जबकि दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्यता कार्रवाई से इसे छूट प्राप्त होती है। तो तीसरा कथन भी सत्य है, अतः केवल 2 सही है। यानी दूसरा कथन ही सही है, अतः केवल एक कथन सही है। इसमें उत्तर ए होगा। और दोस्तों, इससे संबंधित यहां पर आप लोग देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में मूर्ति चोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत यूनेस्को अभिसमय का सदस्य है जो इसे प्रतिबंधित करता है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। इसे रोकने के लिए संसद द्वारा एक समर्पित अधिनियम पारित किया गया है। यह भी कथन सत्य है। स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन का कार्य देश में पुरावशेषों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है। दोस्तों, इसमें यह तीनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर इसका डी हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनेस्को याद रखेंगे, UNESCO यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य ही है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दोस्तों, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यूनेस्को में 195 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। तो इसका कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं है। इसका मुख्यालय आपको पता ही है कि यह पेरिस में है। तो दोस्तों, इससे संबंधित आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तमिलनाडु को। यह खबर आई हुई है, तो इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न है, भारत में क्या कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA, इसका आप लोग नाम जानते होंगे। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियना में है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। तो उससे संबंधित यह प्रश्न है कि सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। तो दोस्तों, इसमें उत्तर बी होगा कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू का। तो जो आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं उसको IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन वे रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे कि स्थायी आधार पर देश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता होने के अलावा परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने अब तक 755 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसमें से 650 मिलियन
टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत हुई है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम लोग बात करेंगे वैभव फेलोशिप योजना की। तो यह वैभव फेलोशिप योजना है क्या? तो दोस्तों, इसमें सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष अधिकतम 2 महीने की अवधि के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए एक फेलोशिप का अनावरण किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह फेलोशिप विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रम में अनुसंधान में हमें स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष अधिकतम 2 महीने की अवधि के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए एक फेलोशिप का अनावरण किया है। तो इस तरह से इस फेलोशिप में एनआरआई शोधकर्ता को भारत में एक शोध संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के साथ न्यूनतम 1 महीने से लेकर अधिकतम 2 महीने तक काम करने का अवसर प्रदान करती है। और दोस्तों, इस फेलोशिप की जो अवधि है वह 3 साल की होगी। इसमें सरकार शोधकर्ताओं को पूरी अवधि के लिए 37 लाख रुपए तक की राशि की पेशकश करती है। तो दोस्तों, इस तरह से यह जो वैभव फेलोशिप योजना है, यह मुख्यतः उन भारतीयों के लिए डिजाइन की गई है जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं। और इस योजना के तहत भारतीय जो विदेश में हैं, वे शोध कार्यक्रम के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में आ सकते हैं और विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रम में हमें स्वदेशी तकनीक को विकसित करने में यह मदद कर सकते हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री का 2047 तक का विकसित भारत का जो विजन दिया है, उसमें यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से यह भी एक महत्वपूर्ण खबर थी। अब दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि यूनेस्को क्या है और वर्तमान में भारत की कितनी धरोहरें यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर होता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।